गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लॉज ऑफ मोशन के डाउट्स तुमने आज भी भेजे नहीं है। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, और शुरू करते हैं आगे। तो लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करना शुरू किए थे। आओ चलो और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स shown in the figure। बताओ जरा फटाफट, ये सब पुराने क्वेश्चन है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। ढंग से एफबीडी बनाओ और इक्वेशन फ्रेम करो। ढूंढो। एक्सलरेशन ऑफ द बॉडीज कितनी कितनी होगी, एफबीडी बनाइए और एफबीडी बना के इक्वेशन फ्रेम कीजिए। बिल्कुल ये पहले की तरह ही है, बस सारे फोर्सेस के अलावा एक फ्रिक्शन और ऐड करना है। फटाफट ट्राई करो। दोनों केस में बॉडीज का एक्सलरेशन फाइंड आउट करना है। जल्दी जल्दी एफबीडी बनाओ। सब पुरानी चीजें हैं, कोई नई बात नहीं है। क्या करोगे?
सबसे पहले यहाँ पे एफबीडी बनाओगे। वैसे ही इधर भी एक टेंशन आएगा, इधर नॉर्मल आएगा, इधर M2G आएगा, और इधर फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन। बस हो गया, लिख लो इक्वेशन। M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, और टी माइनस म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू यहाँ M2G है। ऐसा दोनों को ऐड करोगे तो टी कट जाएगा, और ए की वैल्यू आ जाएगी जी टाइम्स ऑफ M1 माइनस म्यू M2 बाई M1 प्लस M2। आंसर आ गया। और एक बार ए आ गया, फिर आपको जो चाहिए सब निकाल लो। वैसे इधर भी ट्राई कर लो। समझ में आ रहा है कि यहाँ का टेंशन अगर टूटी है, ये अगर M1G है, इसका एक्सेल अगर ए है, तो यहाँ का टेंशन टी होगा। नॉर्मल ऊपर आएगा, M2G नीचे आएगा, फ्रिक्शन म्यू इनटू एन इधर आएगा, और ये इधर भाग रहा होगा 2a से। तो इक्वेशन फ्रेम कर लो। M1G माइनस 2t इज M1 इंटू ए, और इसका इक्वेशन लिखोगे t माइनस म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू यहाँ पे M2G है। दैट मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू 2a। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा g टाइम्स ऑफ M1 माइनस 2 म्यू M2, और इधर आ जाएगा M1 प्लस 4M2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो सब कुछ तो पुराना वाला ही है, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है बताओ। चलो एक और कराता हूँ, सब पुराना चीज है, कोई नई बात थोड़ी है यहाँ पे। ढंग से एफबीडी बनाओ और इक्वेशन फ्रेम करो। सब लॉज ऑफ मोशन में कर चुके हैं हम लोग। ट्राई करो। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट इक्वेशन फ्रेम करो। जल्दी जल्दी एफबीडी ड्रॉ करो। एफबीडी ड्रॉ करो, इक्वेशन फ्रेम करो।
फटाफट ट्राई करो, एफबीडी बनाओ। हाँ जी, आ गया क्या? कोई क्वेश्चन तो करो, नहीं करोगे तो कैसे पढ़ाई होगा? एफबीडी नहीं बन रहा तुम लोगों से। और तेजस, तेरे से एफबीडी नहीं बन रहा है? एफबीडी बनाना है, पूरा लॉस ऑफ मोशन रिपीट हो रहा है। बढ़िया है, फिर हम ही पढ़ा रहे हैं, हम ही सीख रहे हैं, तो तुम लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं करना है। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन में एक एक घंटे से लगे पड़े हो, हाँ? ऐसे काम चलेगा? ऐसे पढ़ाई लिखाई दिख रहा है यहाँ? M1G आएगा नीचे, टेंशन आएगा ऊपर, ये बॉडी जा रहा है मान लो नीचे, टेंशन है इधर, नॉर्मल आएगा इधर। रिजॉल्व कर लो, तो रिजॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा M2G sin थीटा, और ये आ जाएगा M2G cos थीटा। तो नॉर्मल अभी इसी को बैलेंस कर रहा होगा। अब इक्वेशन लिख लो, एक फ्रिक्शन भी आना होगा μ/n। इसका इक्वेशन लिखा जाएगा M1G - T = M1 × A, और इसका इक्वेशन लिखा जाएगा T - M2G sin थीटा -μ/n। n का मतलब हो गया M2G cos थीटा ऐसा। बस दोनों को ऐड करना है, ऐड करते ही टी एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया। बस आंसर हो गया, क्या करना है इसमें? हाँ,
अरे कुछ नहीं कर देना तो सीधा सीधा भी आंसर लिख सकते थे इसका। अगर एक्सेस ऐसा ले लेते तो साफ दिख रहा है कि M1G प्लस में आएगा, इसका M2G साइन थीटा माइनस में आएगा, फ्रिक्शन भी इसका माइनस में आएगा, डिवाइड बाय M1 प्लस M2, आंसर आ गया। तो बताए थे ना कि ये कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल होता है जब हर बॉडी का एक्सलरेशन सेम हो। तो देखो है, तो एक लाइन में आंसर आ गया। इसको ट्राई करो। इसको तो बेसिक से ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बॉडीज का एक्सलरेशन अलग अलग है। फटाफट काम करो। सिंपल सिंपल से काम, एकदम खो जाते हो तुम लोग। अरे आ गया क्या सेकंड वाला? जल्दी क्वेश्चन फ्रेम करो। तुम सुस्ती छाया हुआ है।
जल्दी जल्दी ट्राई करो। देखो, बनाते हैं अपडेट, इतना टाइम लगने का है नहीं। तो टेंशन इधर, M2G इधर, नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन भी आ जाएगा, μ/n इधर। M2G को रिजॉल्व किए तो M2G साइन थीटा, M2G कॉस थीटा, और इसका एक्शन 2a। M1 का इक्वेशन बनेगा M1G -2t इज M1 × a, और इसका इक्वेशन बनेगा t -M2G साइन थीटा -μ/n। n का मतलब हो गया M2G cos थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू M2 × a, सॉरी 2a। हमारा मेन टारगेट होता है टेंशन को एलिमिनेट करना। 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो देखो आंसर ही आ गया। आंसर आ जाएगा G टाइम्स ऑफ M1 -M2 साइन थीटा -μ/m2 cos थीटा डिवाइडेड बाई M1 + 4m2। ये अपना ए निकल आया। इसमें क्या रॉकेट साइंस है रे, तुम लोग पूरा खो जाते हो एकदम। बोलो, और देखो। Find the minimum value of mu. Find the minimum value of mu for which the entire system remains in equilibrium. कह रहा है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ट्राई करें जरा। अरे सब पुराना चीज है, बस एक फ्रिक्शन नया आ गया।
बस स्पीडली ट्राई कीजिए, इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। तो सेकेंड वाले पार्ट में एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ बेटा, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट का √3/2, सेकेंड ट्राई करो।
तो यहाँ टेंशन आएगा इधर, का वेट आएगा इधर। तो एक तो इक्वेशन हम लिख पाएंगे कि T इज इक्वल टू एम जी। एक अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करें तो समझ में आ रहा है यहाँ का टेंशन कुछ और लेना होगा, तो टी डैश कर दिया सपोज। एन आएगा ऊपर, टू एम जी नीचे, और फ्रिक्शन इधर आ जाएगा म्यू इन टू एन। है ना? तो आप देख सकते हो कि टी डैश जो आएगा, टी डैश की वैल्यू होगी म्यू इन टू एन, और एन हो जाएगा टू एम जी। अब इस जॉइंट का एफबीडी भी ध्यान से बनाना है। तो जॉइंट के एफबीडी बनाओगे तो नीचे आएगा टी, इधर आएगा टी डैश, और इधर आएगा टी डबल डैश। तो टी डबल डैश का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी डबल डैश कॉस 60/2, और ये हो जाएगा टी डबल डैश √3/2। समझ में आ रहा है कि चूंकि जॉइंट मूव नहीं कर रहा है, यानी जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में है, ऐसा। एंड टी मस्ट बी इक्वल टू टी डबल डैश बाई टू। अब क्या करते हैं देखो, टी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो टी डबल डैश निकल आएगा। तो टी डबल डैश की वैल्यू हो गई 2 mg। ठीक है ना? और इसको यहाँ लाके डाल देते हैं, और टी डैश की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 μ mg इज इक्वल टू टी डबल डैश, यानी कि 2 mg इंटू √3/2। इससे 2 mg तो काट ही दो, तो म्यू की वैल्यू देखो आ गई √3/2। और यही आएगा सबका। कॉस थीटा क्यों आ रहा है तुम लोगों का, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहाँ देखो ना, सीधा तो दिख रहा है। T1 M3G A, यहाँ T2 M1G A, यहाँ T1, यहाँ T2, इधर नॉर्मल, इधर M2G, इधर A। आओ जरा इक्वेशन फ्रेम करके देखते हैं। तो M3G माइनस T1 इज इक्वल टू M3 × A। इसका इक्वेशन जो बनेगा, जो कि फ्रिक्शन भी एक आएगा इधर μ × n, तो लिखा जाएगा T1 माइनस T2 माइनस μ × n, और n इज M2G इज इक्वल टू M2 × A। और इसका इक्वेशन बनेगा T2 माइनस M1G इज इक्वल टू M1 × A। अब तीनों को ऐड कर लो, ऐड करने से ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया। कॉस थीटा कहाँ से ला रहे हो तुम लोग? हाँ जी। तेजस, तेरे आंसर में भी कॉस थीटा आ रहा है, कहाँ से आ रहे? सामू के आंसर में भी वही है, सार्थक के आंसर में भी वही है।
हाँ तो गड़बड़ किया ना कुछ। चलो और थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूँ। देखो, और थोड़ा प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो फ्रिक्शन, जैसे ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने वी नॉट वेलोसिटी दे दिया है। फाइंड distance covered by the block before it comes to rest. Find distance covered by the block before it comes to rest. ये ब्लॉक रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस मूव करेगा, जरा फाइंड करो। चलो ट्राई करो। कह रहा है बताओ कि ब्लॉक को अगर हम लोग वी नॉट वेलोसिटी आगे देके फेंक दें, ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक जाएगा।
तो आ गया क्या? देखो हम समझाते हैं, ध्यान से सुनना। ये ब्लॉक अगर देखो आगे जा रहे हैं तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आएगा पीछे, और ये जो फ्रिक्शन आएगा ये इस बॉडी को डीएक्सलरेट कराएगा। तो डीएक्सलरेशन की वैल्यू जो होगी वो होगी फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास। फ्रिक्शन का मतलब हो गया म्यू इनटू एन, और एन का मतलब हो गया इतना, और मास से कर दिए डिवाइड। यानी जो मैक्सिमम डीएक्सलरेशन ये झेल सकता है वो है म्यू जी। मतलब हमारे लिए काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम हो गया जिसमें बॉडी की वेलोसिटी आगे है और एक्सलरेशन पीछे है, कितना? तो म्यू जी। तो कितना दूर जाके ये रुक जाएगा? तो लगा लो फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू का मतलब वी नॉट का स्क्वायर और ए का मतलब माइनस म्यू जी, क्योंकि ये बॉडी डीएक्सलरेट हो रहा है। एस की वैल्यू यहाँ से निकाल पाओगे आप, वी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू जी। इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। कह रहा है बताओ कितने मिनिमम टाइम में जो मैन है वो एल डिस्टेंस को कवर कर लेगा, मिनिमम टाइम। ध्यान से सुनना जरा। आदमी अगर चल रहा है या फिर दौड़ रहा है, आदमी को चलाने वाला या आदमी को दौड़ाने वाला वो है फ्रिक्शन। और मैंने आपको बताया था कि जब आदमी चलता है या फिर आदमी जब आगे भागता है तो मैन पे फ्रिक्शन किधर लगता है, बताओ जरा। आगे। और वही मैन है जो वही फ्रिक्शन है जो आगे लग के मैन को एक्सलरेट करा रहा है। तो फ्रिक्शन लगा इधर, ध्यान से सुनना जरा, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे एक बात बताओ, जो अभी मैन पे फ्रिक्शन आगे लगा है, वैसे यहाँ जो फ्रिक्शन लगा था क्या नेचर कौन सा था, स्टैटिक या काइनेटिक? बताओ। ऑब्वियसली काइनेटिक। लेकिन यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है इसका नेचर कौन सा है, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। आदमी जब चलता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है और आदमी को चलाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। अब ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। ध्यान से सुनना, ये आ जाएगा फ्रिक्शन बाई मास। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कोई आदमी है कि धीरे धीरे दौड़ रहा है, कोई आदमी बड़ा हुसैन, क्या हुसैन बोल्ट ना कौन है वो, जल्लाद टाइप दौड़ता है, खतरनाक टाइप। चलाने वाला तो एक ही है, ग्राउंड और फ्रिक्शन। मतलब अगर आप चाहते हो कि हम धीरे धीरे दौड़े तो एक्सलरेशन कम होगा, और एक्सलरेशन कम तब होगा जब फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो। क्योंकि आपको मालूम है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा एक लिमिट में लाई करती है, फ्रॉम जीरो टू एफ एल। और एफ एल की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। मतलब आदमी हो सकता है कि जीरो से भागे, अगर मान लो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन चूंकि आदमी अगर भाग रहा है तो उसको भगाने वाला फ्रिक्शन है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में कहीं कुछ आएगा। मान लो जीरो, मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 10 न्यूटन का है, तो अगर फ्रिक्शन एक का है, ठीक है ना, तो एक का अगर होगा तो एक्सीलरेशन थोड़ा सा कम आएगा, दो का होगा तो ज्यादा आएगा, तीन का होगा तो और ज्यादा। इसका मतलब आप अगर चाहते हो कि मैक्सिमम एक्सलरेशन जो फ्रिक्शन आपको प्रोवाइड कर सकता है, अगर आपको ये निकालना है, Amax can be written as FR max
ओवर एम। और आपको पता है कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो है म्यू इनटू एन बाई मास। और म्यू और एन का मतलब हो जाएगा एम जी बाई मास। तो आप देख सकते हो एक चलने वाला आदमी हो या फिर भागने वाला आदमी हो का जो मैक्सिमम एक्सलरेशन पॉसिबल है उसकी वैल्यू है म्यू जी। इन जनरल अगर हम बात करें तो एक्सलरेशन की वैल्यू लाई करती है कहाँ से कहाँ? 0 से बड़ी और म्यू इंटू जी से बराबर या छोटी। अब तुम ये बोलोगे सर म्यूजी के नजदीक कौन होगा, जीरो के नजदीक कौन होगा? अब ध्यान से सुनो। मान लो एक बच्चा दौड़ रहा है ये, और उसके सामने में ये हुसैन बोल्ट ये दौड़ रहा है। आप दोनों के मोशन को, दौड़ने के स्टाइल को अगर ध्यान से देखो तो हम देखते हैं जब हुसैन बोल्ट दौड़ता है ना तो दिखाता है कि पीछे की तरफ मिट्टी स्लो मोशन में उड़ रहा है। लेकिन जब इस बच्चे का दौड़ने का मोशन आता है कुछ ना दिखाता है। यानी एक बात समझ में आ रहा है कि हुसैन बोल्ट ग्राउंड के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है या बच्चा? बताओ। अरे ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स मतलब कंटैक्ट फोर्स कौन लगा रहा होगा? प्रभु जी सन्नाटे में चले गए। भाई जितना फोर्स वो लगाएगा धरती माता भी आदमी के ऊपर उतना ही ज्यादा कांटेक्ट फोर्स लगेगा। और जितना ज्यादा कांटेक्ट फोर्स होगा फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। फ्रिक्शन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉडी का एक्सलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम ये बोलें कि नॉर्मल कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसका एक्सलरेशन जीरो के नजदीक होगा या म्यूजिक के नजदीक होगा, बोलो तो? हाँ, फ्रिक्शन जो लगा रहा है वो तो लगा रहा है, तो फ्रिक्शन जो होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्सलरेशन आ जाएगा। नहीं, मुझे आप बताओ कि नॉर्मली कोई बच्चा अगर दौड़ रहा है तो उसका एक्सलरेशन जीरो के ज्यादा नजदीक होगा या म्यूजी के? लेकिन हुसैन बोल्ट अगर दौड़ रहा होगा तो उसका एक्सलरेशन जीरो के ज्यादा नजदीक या म्यूजी के ज्यादा नजदीक? एग्जाम में ना आपको ये सब इनडायरेक्ट वे में बताएगा, बोलेगा सुपरमैन दौड़ रहा है। अरे वो सुपरमैन है। इसका मतलब अगर सुपरमैन दौड़ रहा होगा तो उसका एक्सलरेशन कितना होगा? म्यूजी। अगर बोलेगा कि मैन दौड़ रहे हैं तो आप बोलोगे उसका एक्सलरेशन जीरो और म्यूजी के बीच में कुछ भी हो सकता है। जीरो से लेके म्यूजी तक कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि जीरो ही, हाँ बीच में कहीं कुछ हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि कितना मिनिमम टाइम में एल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो समझ में आ रहा है कि टाइम मिनिमम तब होगा जब बॉडी की एक्सलरेशन मिनिमम टाइम में ये आदमी एल डिस्टेंस तभी ट्रैवल कर पाएगा जब उसकी एक्सलरेशन मैक्सिमम होगी। और हम देख चुके हैं कि मैक्सिमम एक्सलरेशन जो पॉसिबल है वो है म्यू जी। तो एल डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो मिनिमम टाइम लगेगा दैट कैन बी रिटन एज एल इज इक्वल टू हाफ
म्यू जी इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया क्या? यहाँ से टाइम निकाल लो 12/μg। यही जो टाइम आया है ये मिनिमम टाइम है। तो बोलो क्लियर हुआ क्या ये बात? अब ध्यान से सुनो, एक चीज और देखो। जैसे ये m1 मास का बॉडी है, ये m2 मास का बॉडी है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। दो क्वेश्चन एक साथ ले रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक आपको हम बताएंगे, उसको ध्यान रखना है, आगे बहुत यूज होगा। फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक, या उसके ऊपर एक ब्लॉक। दो ब्लॉक वाला सिस्टम या फिर तीन ब्लॉक वाला सिस्टम बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो आओ जरा ढंग से देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच there is no slipping between m1 and m2। m1 m2 के बीच में कोई भी स्लिपिंग ना हो के लिए f की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा यार जीरो की मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं पूछा, तो मिनिमम वैल्यू हम बोल देंगे जीरो लगा दो। जीरो फोर्स अगर लगाओगे तो समझ में आ रहा है कि दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसलिए आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएंगे, दोनों बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। अब और ध्यान से, पहले हम समझा रहे हैं पर समझ लो अच्छे से। देखो, जब भी एक बॉडी के ऊपर एक बॉडी रखा हो या फिर उसके ऊपर एक और बॉडी रखा हो, तो आपको एक तो आदत लगाना है कि जिस बॉडी का मोशन एकदम क्लियर है, सबसे पहला एफबीडी अपने को उसी का बनाना है। जैसे यहाँ पे सबसे मोशन क्लियर है m2 का, तो सबसे पहला काम है हम m2 की एफबीडी बनाएंगे। आओ देखते हैं। ढंग से पहले एफबीडी बनाते हैं। एफ लगा आगे, ग्राउंड का नॉर्मल है n2, ऊपर से एक नॉर्मल लगा है n1, ये उसका अपना वेट है। क्योंकि m2 आगे जा रहा है तो m1 चाहेगा कि m2 आगे ना जाए। m2 का फ्रिक्शन जो, सॉरी m1 का फ्रिक्शन जो m2 पे आएगा वो आएगा इधर। और हाँ, फ्रिक्शन लिखते वक्त ध्यान रखें, जहां का फ्रिक्शन वहां का म्यू, वहां का एन। तो हम यहाँ का फ्रिक्शन लिख रहे हैं तो अपने को लिखना होगा यहाँ का म्यू और यहाँ का एन। तो यहाँ का जो म्यू है वो म्यू है, और यहाँ का जो एन है वो कौन है, n1 या n2? बताओ। नहीं, अरे n2 तो ग्राउंड ने लगाया है। n2 तो ग्राउंड का फ्रिक्शन है m2 के ऊपर। n1 दोनों के बीच में डेवलप होने वाला नॉर्मल है। तो लिखा जाएगा म्यू इंटू n1।
बोलो क्लियर है क्या तेजस? सुनो, पहला एफबीडी तो बन के तैयार हो गया। ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। अब हम बनाने जा रहे हैं M1 की एफबीडी। ध्यान से देखो, M1 की एफबीडी बना। N1 ऊपर, M1 जी इधर, और M1 का फ्रिक्शन M2 पे लगा है पीछे, तो M2 का फ्रिक्शन M1 पे लगेगा आगे। जहां का फ्रिक्शन है वहां का म्यू और वहां का नॉर्मल, तो जो कि N1। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि दोनों बॉडीज का मूवमेंट साथ साथ हो रहा है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तो अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों बॉडीज एक बॉडी बन गए हैं, तो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है। तो अगर हम ये मान ले कि दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन ए है, तो ये भी ए से भाग रहा होगा और ये भी ए से भाग रहा होगा। ध्यान से समझना, हम इस बॉडी का इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। उस बॉडी का इक्वेशन लिखा जाएगा F माइनस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू ए। और इस बॉडी के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू M1 इंटू ए। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ गई F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो पहला काम तो था हमारा ए निकालना, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। वैसे ये काम हम सीधा भी कर सकते थे। कैसे? जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हम इन दोनों को एक बॉडी मान सकते थे। फ्रिक्शन बन जाता है इंटरनल फोर्स, क्योंकि M1 का फ्रिक्शन M2 पे इधर है और M2 का M1 पे इधर है, तो दोनों कैंसिल आउट कर जाते। तो दोनों के सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ F था, तो हम ये लिख पाते F मस्ट बी इक्वल टू M1 प्लस M2 पे। देख लो, वही आंसर वही है, अभी आया भी है। अभी आंसर नहीं आया है, ध्यान से सुनो। अभी आंसर नहीं आया है, अभी बस एक स्टेप पूरा किया। अब ध्यान से सुनना। साफ समझ में आ रहा है कि F मैक्सिमम तब होगा जब A मैक्सिमम होगी, और A मैक्सिमम तब होगा। वैसे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, स्टैटिक या काइनेटिक? ऑब्वियसली स्टैटिक, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो, हम कह रहे हैं F मैक्स तब होगा जब A मैक्स होगा, और A मैक्स तब होगा, तब यहां से देखो, A मैक्स तब होगा जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी। और आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। ए मैक्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि एफ फ्रिक्शन को मैक्सिमम करो। मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू N1, और N1 की वैल्यू हो गई M1 जी। तो हम लिखेंगे म्यू M1 जी डिवाइडेड बाई M1 कटा, यानी ये आ गया म्यू जी। ए मैक्स अगर म्यू जी आ गया है तो यहां से देखो मेरा एफ मैक्स निकल आया। एफ मैक्स आ गया M1 प्लस M2 इंटू म्यू जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एफ की वैल्यू 0 से बड़ी लगा दो और M1 प्लस M2 म्यू जी के बराबर या उससे छोटा फोर्स लगाओ, तो दोनों बॉडीज का मूवमेंट साथ होगा या अलग अलग?
बोलो। दोनों साथ में मूव करेंगे। वैसे एक बात ध्यान रखो, देखो इस क्वेश्चन को ना करने का जो सटीक तरीका हो सकता है वो ऐसे, देखो अभी थोड़ा सा मैंने जान के लेंदी कर दिया है, तो आप ऐसे करोगे एग्जाम में, आप बोलोगे क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं तो ऐसा पहला स्टेप ये होगा। ठीक। फिर आप बोलोगे एफ मैक्स तब होगा जब ए मैक्स होगा, मतलब हमारा मेन टारगेट है ए मैक्स निकालना। ए मैक्स निकालने के लिए आप उस बॉडी को पकड़ना जिसके ऊपर लेस नंबर ऑफ फोर्सेस हों। जैसे यहाँ पे एफ भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, तो कैलकुलेशन लेंदी होगा। यहाँ पे बड़ा आसान है, यहाँ फ्रिक्शन इसको चला रहा है, ए मैक्स यहाँ से निकाल के वहां लाके डाल दिए तो एफ मैक्स निकला है। हम इसको ना एक ट्रिक बना के याद रखते हैं। ट्रिक कैसे बनाते हैं देखो, और ध्यान से जरा M1 को ध्यान से देखो, तो M1 को भगाने वाला कौन है? आप कह रहे हो दोनों बॉडी साथ जा रहे हैं, दोनों बॉडी साथ जा रहे हैं, तो अगर M2 आगे जा रहा है तो M1 भी आगे जा रहा होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, M1 को आगे लेके जाने वाला है कौन? बताओ। M1 को आखिरकार आगे लेके जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन, और तो कोई है ही नहीं, देखो ना। M1 पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, उसका वेट नीचे लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, फ्रिक्शन ही है जो भगा रहा है उसको। मेरा कहना है M1 की हालत कुछ कुछ हुसैन बोल्ट जैसी है। हुसैन बोल्ट के पैर पे फ्रिक्शन लगता है, अभी M1 के पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है, देखो ध्यान से। हुसैन बोल्ट को भी एक्सलरेट कराने वाला वही फ्रिक्शन है, M1 को भी एक्सलरेट कराने वाला वही फ्रिक्शन है। तो हमको M1 में हुसैन बोल्ट दिखाई पड़ रहा है, बोलो हाँ कि ना? अब मुझे एक बात बताओ, दो तरह के हुसैन बोल्ट होते हैं। एक वो हुसैन बोल्ट जिसके ऊपर फ्रिक्शन पैर में लगता है, एक और हुसैन बोल्ट होता है जो अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे जिसके ऊपर फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स सर पे लगता है। ये पैर वाला हुसैन बोल्ट है M1 या सर वाला है, जल्दी बताओ तो। ये पैर वाला हुसैन बोल्ट है या सर वाला? नहीं, देखना, M1 के पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है सर पे, देख तो। M1 के नीचे फ्रिक्शन लग रहा है या ऊपर? ऊपर लगेगा तो बोलते हैं कि, हाँ वैसे ही बोलते हैं। नीचे मतलब, अरे ऐसे याद रखने के लिए मैंने कॉमेडी करके बना दी है। नीचे लगा तो पैर वाला फ्रिक्शन, ऊपर लगा तो मुंडी वाला फ्रिक्शन। पैर वाले पे फ्रिक्शन हुसैन बोल्ट का जब भी लगेगा तो हम जान चुके हैं कि हुसैन बोल्ट का मैक्सिमम एक्सलेरेशन कितना आया था। हुसैन बोल्ट जब पैर से भागता है तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन उसका आया था म्यू जी। देख लो, अगर आप ये बात ध्यान रखते तो हमारा एक लाइन में आंसर आ जाता। कैसे आंसर आता? हम ऐसे आंसर लाते, देखो। हम कहते, ध्यान से सुनना, समय बचेगा हमारा बहुत ज्यादा। देखो ध्यान से, आप कह रहे हो चूंकि दोनों बॉडी साथ में भाग रहे हैं तो इन दोनों को एक बॉडी मान लेने में कोई बुराई नहीं है।
तो कोई बुराई नहीं है, तो मैंने क्या किया, एफ की वैल्यू को लिख दिया m1 प्लस m2 इंटू ए। अगर आप ये बात लिख पाए तो आपको बहुत फायदा होगा। आप दो एफबीडी की बजाय एक एफबीडी से आपका काम चल जाएगा। या हो सकता है कि एक भी एफबीडी बनाना ना पड़े, बुक में तो कम से कम जरूरत पड़ता ही है एक का, यहाँ हम लोग को तो एक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। एफ मैक्स तब होगा जब ए मैक्स होगा, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं तो हम ए मैक्स निकालने के लिए M1 का सहारा ले रहे हैं। और आपको पता है कि M1 को भगाने वाला और कोई नहीं, फ्रिक्शन ही तो है। और M1 हमको नजर आता है हुसैन बोल्ट पैर वाला या मुंडी वाला। M1 अपने को कौन सा हुसैन बोल्ट दिख रहा है, देखो पैर की मुंडी। और पैर वाले हुसैन बोल्ट की मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी होती है? म्यूजी। देख हमारा आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर। यानी इतने फोर्स तक ये दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगे। इससे ज्यादा फोर्स अगर हमने लगा दिया, नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला भी समझाऊंगा तो मत। अरे फ्रिक्शन दो ही जगह लग सकता है, या तो नीचे या तो ऊपर। अभी देखना ऊपर लगेगा थोड़ी देर में। मतलब इतना मैक्सिमम फोर्स तक लगाओगे तो दोनों बॉडी साथ साथ चलेंगे। इससे ज्यादा फोर्स अगर लगा दिए तो फिर दोनों बॉडीज का मूवमेंट अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर भी आएंगे बाद में। पहले एक और क्वेश्चन था ना, उसको पूरा कर लेते हैं, आ जाओ। ध्यान से सुनना जरा। इसमें आपने फोर्स लगाया है यहाँ, ध्यान से सुनना एकदम। ये M1, ये M2, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है कि बताओ कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे कि दोनों बॉडीज का मूवमेंट साथ साथ हो। तो जब साथ साथ हो रहा है तो एक बॉडी मानने में कोई बुराई नहीं है। तो आप लिख पाएंगे कि F की वैल्यू हो जाएगी M1 प्लस M2 इंटू ए। अब ध्यान से सुनना जरा तुम बड़ा अच्छे से। समझ में आ रहा है कि भाई F मैक्स तब होगा जब A मैक्स निकालोगे। मैंने आपको बोला है कि ए मैक्स निकालने के लिए आप उस बॉडी का एफबीडी बनाना जिसके ऊपर लेस नंबर ऑफ फोर्सेस हो। तो वो अपने को दिखता है M2। जरा ध्यान से देखो M2 को। अभी तो हम सब बना रहे हैं, लेकिन हमारे काम का ये सब है नहीं, फिर भी बना रहे हैं। देखो N2 इधर, M2G इधर, नॉर्मल इधर। क्योंकि M1 आगे जाना चाह रहा होगा तो M2 ने M1 पे फ्रिक्शन लगाया होगा पीछे, तो M1 M2 पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे। ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, M2 को देखने से आपको क्या फीलिंग आ रहा है? ये हुसैन बोल्ट है जिसके ऊपर फ्रिक्शन पैर में लग रहा है, या ये वो हुसैन बोल्ट है जिसके ऊपर फ्रिक्शन मुंडी पे लग रहा है? देखो तो। बताओ M2 हमारा पैर वाला हुसैन बोल्ट है या मुंडी वाला? ऑब्वियसली सर वाला। अब ध्यान से सुन, ये फ्रिक्शन है बेसिकली यहां का, और वो चला रहा है M2 को। तो कैसे लिखेंगे देख। फ्रिक्शन इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू M2 इंटू ए। एफ मैक्स तब होगा जब ए मैक्स होगा, और ए मैक्स तब होगा जब फ्रिक्शन मैक्स होगा। और इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आएगा
वो आएगा यहाँ का म्यू इंटू यहाँ का एन, और यहाँ का एन जो है दिखाई पड़ रहा है साफ साफ m1g है। यानी ए जो आएगा वो आएगा म्यू m1g बाई m2। इस ए को लाके हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा एफ मैक्स निकल के आ जाएगा। एफ मैक्स की वैल्यू होगी m1 प्लस m2 इंटू म्यू m1g बाई m2। तो ध्यान रखेंगे दो तरह के हुसैन बोल्ट होते हैं, एक पैर वाला। जब पैर वाला हुसैन बोल्ट होगा तो उसका एक्सलरेशन होगा म्यू इंटू जी, और जो मुंडी वाला हुसैन बोल्ट होता है उसका एक्सलरेशन होता है ये, मुंडी पे लगने वाला फ्रिक्शन बाई उसका मास। अगर आप ये बात ध्यान रखो तो आपको बहुत फायदा होगा। सर वाला पैर वाला हुसैन बोल्ट ए मैक्स म्यू जी, मुंडी वाला हुसैन बोल्ट ए मैक्स म्यू m1g डिवाइडेड बाई m2। m2 किसका मास? हुसैन बोल्ट का मास, तो हम हुसैन बोल्ट से कंपेयर कर रहे हैं। अरे बोलो क्लियर है क्या? तो और अच्छे से ना याद रखने के लिए हम आपको लिखवा रहे हैं, हिंदी में लिख लो ताकि याद रहे। ये बड़ा कॉमन है, हमको बहुत यूज होगा। ध्यान से सुनना। फोर्स यहां लगाए, लिख लो इसको। ये पैर वाला हुसैन बोल्ट है और इसका ए मैक्स म्यू जी। इसको अगर देखें तो ये मुंडी वाला हुसैन बोल्ट है और इसका एक्सलरेशन जो ए मैक्स होगा वो होगा म्यू m1g बाई m। पैर वाला हुसैन बोल्ट, मुंडी वाला हुसैन बोल्ट, अगर आप याद रखोगे तो हमको फायदा होगा, समय हमारा बचेगा। तो बोलो क्लियर हो गया क्या सबको? चलो आओ जरा आगे देखते हैं। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन आया, ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। हमने यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। भाई ध्यान से सुनना, बहुत ही लॉजिकल है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसके ऊपर दिखेंगे। ठीक है ना? कह रहा है बताओ कि इनके ऊपर में हमने एक 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 3 kg 2 kg, म्यू की वैल्यू इतनी। पूछता है बताओ कि दोनों बॉडीज का एक्सलरेशन क्या होगा। मुझे लिख लो, फाइंड एक्सलरेशन ऑफ बोथ द बॉडीज, find acceleration of both the bodies and force of friction acting between, and force of friction acting between 2 kg and 3 kg block। ठीक है? अब ध्यान से सुनो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन दिखेगा आपको। ध्यान से सुनना। देखो, 2 kg और 3 kg के बीच में लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बताएंगे देख के फटाफट।
लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 0.4 इंटू यहाँ का नॉर्मल। मुझे बताओ यहाँ का नॉर्मल किसके वेट को बैलेंस करेगा, 2 kg का, 3 kg का, या दोनों का? वैल्यू बताओ मुझे। बोलो। हाँ बिल्कुल सही। तो ये हो गया इतना इंटू 20, मतलब 8 न्यूटन आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला काम तो यही हो गया। देखो ये वाला तो खैर यहाँ तो स्लिपिंग होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं। अब यहाँ होने को दो पॉसिबिलिटी बनता है कि यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगे या फिर काइनेटिक लगे। तो आओ आपको समझाने के लिए अच्छे से, पहला हम केस 1 मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक है, मान लेते हैं। हम ऐसा मान रहे हैं, होगा या नहीं होगा हमको भी नहीं मालूम, हम चेक करेंगे अभी। ध्यान से सुनना। अगर बेटा ये दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब ये दोनों साथ चल रहे हैं या अलग अलग, या रिस्पॉन्ड करना जल्दी जल्दी। हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक है, तो दोनों बॉडीज का मूवमेंट साथ या अलग अलग? साथ बोल दियो, ठीक है। अब सुनो, अगर दोनों बॉडी साथ चल रही हैं, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन का है, मास 5 kg का है, तो कॉमन एक्सलरेशन आ गया कितने का? बोलो। सही है, देख लो। तो फटाफट रिस्पॉन्ड करना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब सुनो, समझ में आ रहा है कि 2 kg को भगाने वाला फोर्स कौन है? अगर आप मान रहे हो कि दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब दोनों साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो 2 kg को आगे भगाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बात। यानी वही फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 4। हम एक काम करते, रुको, ये जीरो, चलो कोई बात नहीं, वैसे तो दिख रहा है। तो डेटा, हाँ आप सुनो, ये कह रहा है कि फ्रिक्शन स्टैटिक तब होगा जब कॉमन एक्सेशन इतना आएगा और फ्रिक्शन 8 न्यूटन का होगा। लेकिन आपके पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम 8 न्यूटन का मिल सकता है, और आपको साथ चलने के लिए 8 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बॉडी साथ चल रही होंगी या नहीं? हमने जो एज्यूम किया था वो सही निकला है गलत? हमने ये माना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा, तो फ्रिक्शन हमको चाहिए 8 न्यूटन का साथ चलने के लिए, और फ्रिक्शन उतना देने में कैपेबल है। तो दोनों बॉडीज का मूवमेंट साथ होगा या अलग अलग? और जैसे आप आंसर में पहुंच गए कि दोनों बॉडीज का मूवमेंट साथ होगा, तो आप बोलोगे 2 kg का एक्सलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 kg का एक्सलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन 8 न्यूटन। हमारा सारा पार्ट का आंसर आ गया।
अब तुम बोलोगे सर जरूरी थोड़ी है कि आप जो मानो वही सही हो जाए। हाँ सही बात है, आओ चेक करके दिखाते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। 2 kg, 3 kg, वैल्यू 0.5 कर देते। यहाँ का म्यू 0, हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो 20 न्यूटन का ही लगा लेते हैं, या 20 छोड़ो 25 कर लेते हैं। आगे एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं। देखो यहाँ तो हर हाल में स्लिपिंग होगा ही होगा, तो यहाँ का केस बनाने की जरूरत नहीं है, केस आपको यहाँ का बनाना है। तो सबसे पहला काम है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है? दोनों के बीच में लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। हाँ ये दिया हुआ है, आगे हम उसको भी लेंगे, अभी नहीं, थोड़ा आगे लेंगे। लेकिन बोल जरा पहले। 5, तो 0.25 इंटू यहाँ का नॉर्मल, तो यहाँ का नॉर्मल हो गया 20 का, तो यानी 5 न्यूटन आ गया, कह रहे हो तुम लोग। अब ध्यान से सुनो, फिर हम वही मान के चल रहे हैं। केस 1, हम ये मान रहे हैं कि भैया फ्रिक्शन जो है ना वो स्टैटिक नेचर का है। और जैसे ही मैंने ये बोल दिया कि फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का है, मतलब मैंने इनडायरेक्ट वे में ये बोल दिया है कि दोनों बॉडीज का मूवमेंट साथ या अलग अलग? साथ। तो साथ अगर चल रहे हैं मेरे नन्हे मुन्नो, मुझे बताओ, ये 25 न्यूटन का फोर्स है और दोनों का मास मिला जुला के 5 kg का आ रहा है। फ्रिक्शन का कोई रोल है नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन बन जाएगा इंटरनल फोर्स। तो कॉमन एक्सलरेशन कितने का आएगा, जल्दी बताओ। बोलो बोलो। 5 का। ध्यान से सुनना, साफ समझ में आ रहा है कि 2 kg को भगाने वाला और कोई नहीं, फ्रिक्शन ही है। देखो किसी को लगता है सर बार बार 2 kg वाला क्यों पकड़ रहे हैं, आप इसको भी पकड़ लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसको, इसमें क्या है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसानी होता है, हम दोनों से करके दिखा देते हैं। 2 kg को भगाने वाला है फ्रिक्शन, इसका मतलब अगर दोनों ऐसे इतने एक्सेशन से भाग रहे हैं, तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 2 into 5, यानी कि 10 न्यूटन। अब किसी को, प्रभु जी को लग रहा होगा यार 3 kg वाले से आएगा क्या, आग प्रूफ करके दिखाता हूं देख। 3 kg वाले पे ध्यान से देखो, तो आगे 25 न्यूटन का फोर्स है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3 into 5। फ्रिक्शन देख लो, फिर से 10 न्यूटन का आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है ना, कैलकुलेशन करना पड़ा हमको, यहाँ सीधा मेरा आंसर आ गया। फिर आओ हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि केस 1 हमारा सही तब होगा जब कॉमन एक्सेशन 5 का होगा और दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन 10 का होगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन है ही 5 का। मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि दोनों के बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, वो ट्रू है या फॉल्स? हाँ ट्रू हुआ, देखना। साथ चलने के लिए फ्रिक्शन 10 न्यूटन का चाहिए था, दोनों के बीच का मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हो सकता है वो 5 न्यूटन का है। तो दोनों साथ चलेंगे या अलग अलग? मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो हो गया गलत। मतलब दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। जब दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, तो दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा?
तो अपने को समझ में आ गया कि भैया दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, बता दो। क्या अब इसमें कोई शक रह गया है क्या? दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब इसमें कोई पॉसिबिलिटी है या 100% कंफर्म है ये? अब ये कंफर्म हो चुका है। अब आंसर कैसे लाएंगे, ध्यान से सुनो। अब तुमको लग रहा है इतना मेहनत किए सब बेकार हो गया, हाँ बेकार तो हो गया। तो अब आंसर क्या आएगा, देखो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला हमारा आंसर होगा। फ्रिक्शन इज काइनेटिक। ध्यान से सुनना। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 न्यूटन का लगेगा। जरा 3 केजी वाले पे ध्यान लगाओ। 3 केजी वाले पे आगे लग रहा है 25 न्यूटन का फोर्स। 3 केजी वाले पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और उसकी वैल्यू होगी 5 न्यूटन की। यानी 3 केजी पे लगने वाला नेट फोर्स हो गया 20 न्यूटन का। और उसका मास है 3 केजी का, तो समझ में आ रहा है 3 केजी वाले का एक्सलरेशन हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 केजी वाले को ध्यान से देखो। तो मुझे एक बात बताओ, 2 केजी वाला हमारा ब्लॉक पैर वाला हुसैन बोल्ट जैसा दिख रहा है या सर वाला? 2 केजी वाला ब्लॉक हमें पैर वाला हुसैन बोल्ट दिख रहा है या सर वाला? तो अगर ये पैर वाला दिख रहा है तो इसका मैक्सिमम एक्सलरेशन जो हो सकता है हमें मालूम है, म्यू जी। ऐसे भी देख लो। 3 केजी पे फ्रिक्शन लगा है पीछे कितने का, 5 का। तो 3 केजी वाला 2 केजी पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे कितने का, तो 5 का। फोर्स लग रहा है 5 का, मास है 2 केजी का, तो एक्सीजन कितने का हो गया? नहीं, 5 का कहाँ से आ रहे? अरे फ्रिक्शन लगा 5 का, मास है 2 केजी का, तो एक्सलरेशन आ गया 5/2। और वैसे भी म्यू इंटू जी कर को देख लो, वो भी 2.5 ही आ रहा है। अरे कहानी समझ में आया क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो अब एक दो क्वेश्चन हम देते एकदम, अभी आप ना ऐसे एकदम स्टेप वाइज करो, कभी दिक्कत नहीं आएगा आपको। चलो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। एक काम करो, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, बस फोर्स ऊपर लगा देते हैं। इस बार मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। यहाँ का म्यू है 0। यहाँ का म्यू ले लो आप 0.6 ले लो, चलो। ये 2 केजी का ब्लॉक है, ये 3 केजी का ब्लॉक है। चलो शुरू हो जाओ। आप मुझे बताओ कि क्या दोनों बॉडी साथ चलेंगी या अलग अलग चलेंगी, दोनों का एक्सलरेशन क्या होगा, दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या होगा, सोचो। अब फिर से मानो कि फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक मान के कैलकुलेशन करो। नहीं, अच्छे से करने का प्रभु जी, इसको पहले आप माने कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। स्टैटिक मान के पूरा कैलकुलेशन करें और चेक करें कि जो आपका आर्गुमेंट था कि स्टैटिक होगा वो सही है कि गलत है। सही है तो ठीक, नहीं है तो अभी मैंने बताया क्या करना है आपको, अच्छे से एकदम करो। फ्रिक्शन के क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी होते हैं, ध्यान से काम करे।
फटाफट चेक करो। पहले मुझे बताओ, दोनों साथ चल रहे हैं या अलग अलग? बताओ, दोनों साथ या अलग अलग? चलो आओ चेक करते हैं, हाँ। तो हम ये पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया कितने का? 0.620, 12 न्यूटन का लिमिट फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, 12 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन आ चुका है। आप कह रहे हो कि दोनों के बीच में हम मान रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, मान रहे हैं ऐसा? तो अगर स्टैटिक है, इसका मतलब आप इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो कि दोनों साथ साथ चलेंगे, और दोनों साथ साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सलरेशन दिख रहा है, आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फ्रिक्शन डिसाइड करने के लिए अब हम किसको पकड़े बताओ, 2 केजी वाले को पकड़े या 3 केजी वाले को? वैसे तो हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बताओ। 2 केजी वाले को वैसे नहीं पकड़ना चाहिए था, 3 केजी वाले को पकड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी कह रहे हो तो कर देते हैं, देखो। तो समझ में आ रहा है कि वैसे 2 केजी वाले में फ्रिक्शन किधर आएगा, आगे या पीछे? तो 2 केजी वाले के लिए इक्वेशन लिखा जाएगा, 20 - फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 2 × 4, यानी फ्रिक्शन आ गया 12 न्यूटन का। साथ चलने के लिए 12 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए था, और ये 12 न्यूटन दे सकता है, मतलब हमने जो माना है वो सही हो गया। तो आंसर क्या क्या हो गया? 2 केजी का एक्सलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 केजी का हो गया वही 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन जो है वो हो गया 12 न्यूटन। खेल खत्म। चलो एक काम करते, फिर एक क्वेश्चन कराते, आ जाओ। 3 केजी, 2 केजी, म्यू की वैल्यू 0.4, एफ की वैल्यू 25 न्यूटन, म्यू की वैल्यू 0। बताओ।
दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। A2 का एक्सेशन कितना होगा, A3 का कितना होगा, सब एकदम अच्छे से सोच के फाइनल आंसर।
तो शुरुआत मैंने ये मान लिया है कि भाई सॉरी, बंद ये माइक बंद हो गया था। चलो देखो, तो कह रहा है कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन हम मान रहे हैं, इसका मतलब हम इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं दोनों साथ चलेंगे, साथ चलेंगे तो कॉमन एक्सेशन आ गया। फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको जिसका सहारा लेना है ले लो, 2 kg का लो या 3 kg का लो, हम 3 kg का पकड़ लेते हैं। 3 kg को चलाने वाला वही फ्रिक्शन ही तो है, यानी 3 × 5 यानी कि 15 न्यूटन। वैसे 2 kg से भी आ जाएगा, 25 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 × 5, यानी फ्रिक्शन इज इक्वल टू 15। साथ चलने के लिए 15 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम 8 न्यूटन का हो सकता है। इसका मतलब दोनों साथ चलेंगे या अलग अलग? बताओ, दोनों साथ चलेंगे या अलग अलग? अलग अलग। मतलब ये जो मैंने पूरा हाई सिचुएशन हम लगाए थे हाइपोथेटिकली, सब गलत हो गया मेरा। अब ध्यान से सुनो, गलत हो गया तो एक बात तो समझ में लेकिन अपने को आ गया है कि फ्रिक्शन कितने का अप्लाई होगा, 8 का या 15 का? फ्रिक्शन 8 का, बिल्कुल सही। तो 2 kg पे फ्रिक्शन लग रहा है 8 का पीछे, यानी 25 में से 8 चला गया यानी 17, यानी 2 kg का एक्सलरेशन जो है वो हो गया 17/2। ठीक लिखे ना? हाँ। 3 kg वाले का अगर ध्यान से देखें तो 3 kg वाले का आ जाएगा 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन 8 न्यूटन का होगा। बोलो। A221 कैसे ले आ रहे उल्ट कामू? A221 कैसे आया? ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गड़बड़ किया क्या? ये वाला A1 है ना? A1 है। A1 आया 17/2, और A2 आ गया ऐसा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ रहा, बता हमको। ये सब ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को एकदम, और कहते हैं ना, बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। 3 ब्लॉक वाला कहानी भी हम ऐसे ही करवाएंगे, डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मेथड एक ही चलने वाला है। तेजस जी समझ में आ गया या नहीं, बोल। A1 A2 देखना, हम कह रहे हैं कि साथ चलने के लिए 15 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए था, लेकिन आप कह रहे हो कि फ्रिक्शन मैक्सिमम 8 न्यूटन का हो सकता है, यानी ये वाला जो मेरा आर्गुमेंट था ये गलत हो गया, तो सही ये वाला है। तो 2 kg पे देखो ध्यान से, 25 न्यूटन का फोर्स आगे है, 8 न्यूटन का पीछे है, तो नेट फोर्स आ गया 25 - 8 मतलब 17/2 एक्सेशन आ गया। 3 kg पे वही फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा 8 न्यूटन का, तो 8 और ये 3 तो 8/3 हो गया, और फ्रिक्शन दोनों के बीच में 8 न्यूटन का लग रहा है, खेल खत्म। बोल। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं एकदम परफेक्ट आंसर लाओ। 2 kg, 4 kg, 18 न्यूटन। म्यू 0.4। दो क्वेश्चन कर लो फटाफट, खत्म करेंगे आज की कहानी। आज हम असाइनमेंट भेज रहे, तुम लोग करके काम नहीं आते हो।
आज हम एक असाइनमेंट भेज रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का और फ्रिक्शन का मिला जुला के करके आना है, इसको अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, डाउट नहीं पूछोगे तो चलो शुरू हो जाओ। दोनों ही केस में मुझे बता दो। दोनों ही केस में दोनों बॉडी का एक्सलरेशन, दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन ढूंढो। फटाफट बताओ, दोनों क्वेश्चन कर लो। फिर हम लोग आगे अगली क्लास में जब नीचे भी फ्रिक्शन होगा तो कैसे डील करेंगे वो बताएंगे, फिर 3 ब्लॉक वाले। इसमें ज़्यादा काम नहीं है, 2 दिन और लगेगा, चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। दोनों दोनों ट्राई कर लो।
अरे आ गया क्या सबका? देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन, कॉमन एक्सेशन 7 मानते हुए 3 का फ्रिक्शन है का दे सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो गया ये और ये। अगले केस में आ जाओ। 18/6 यानी 3, 4 kg को भगाने वाला वही फ्रिक्शन यानी 3 × 4 12 का। लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.4 × 20 8 का। 7 चलना है तो 12 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 का है, 7 नहीं चलेंगे, फ्रिक्शन 8 का लगेगा। 18 8 10 2 5 और 4 kg पे वही फ्रिक्शन 8 न्यूटन का आगे लगेगा, तो 4 kg का आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फ्रिक्शन लगेगा 8 न्यूटन वाला। बोलो, क्या बात समझ में आ गया है सबको? देखो, मेडिकल में इससे ज़्यादा ऐसे भी नहीं आना है, बस नॉन मेडिकल के लिए थोड़ा अगला क्लास समझाएंगे। ये लोग नोट्स जनरेट कर दे रहे हैं। अरे नॉन मेडिकल वालों, समझ में आया है? तेजस फील आ गया कि नहीं आ रहा प्रभु जी? यस सर, फील आ गया। चलिए रे, नोट डाउनलोड कर ले।